गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन सही नहीं है। लेकिन किसी तरह अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं डियर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अंडर लुईसेस की। ये फिगर जो है डिवाइड वॉल अंडर लुईस एक कैनल हेड रेगुलेटर, कैनल हेड रेगुलेटर जिसे डाइवर्जन हेडवर्क भी बोलते हैं, उसका है। उसमें सारे इसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो अंडर लुईसेस की बात कर रहे थे। अंडर लुईसेस लास्ट टाइम इसके हम अंडर लुईसेस की डिस्चार्ज कैपेसिटी पे बात कर रहे थे। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी डियर जो है कैनल हेड पर जो सिल्ट कलेक्ट होती है उसको डाउन स्ट्रीम में बहाने के लिए इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी जो होती है अंडर स्लूइसेस की, वो नहर की कैपेसिटी से नहर की कैपेसिटी से डबल होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए। ताकि डाउन स्ट्रीम में जो सिल्ट है उसको ताकि आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ सिल्ट को बहा सके। अंडर स्लूइसेस की छोटी तथा मध्यम प्रकार की बाढ़ के पानी को बिना मेन वियर के शटर उठाए, जो हमारे अंडर स्लूइसेस होते हैं छोटे और मध्यम प्रकार के जो बाढ़ के पानी होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए अंडर स्लूइसेस हमारे कि बिना मेन वियर का शटर उठाए डाउन स्ट्रीम में उनको फ्लो कराने में सक्षम हो, फ्लो कराने में सफल होने चाहिए। अंडर स्लूइसेस द्वारा जो हाई फ्लड होता है उसका जो वाटर होता है तो वो अंडर स्लूइसेस के द्वारा उस वाटर का 10 to 15% वाटर नीचे की ओर निकल जाना चाहिए। कैनल हेड रेगुलेटर नेक्स्ट आता है डियर। कैनल हेड रेगुलेटर की बात करें अगर तो नदी के पानी को नहर में ले जाने के लिए, नदी से पानी को नहर में डाइवर्ट करने के लिए जो हम इसके शीर्ष पर नहर के जो एक परमानेंट संरचना बनाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे ही डियर कैनल हेड रेगुलेटर कहते हैं। ये जो होता है मेन वियर के परपेंडिकुलर और अंडर स्लूइसेस से सटा हुआ बनाया जाता है। प्रत्येक नहर के लिए अलग अलग रेगुलेटर के निर्माण किए जाते हैं। मुख्यतः एक कम ऊंचा वियर ही होता है जिसके शिखर पर उचित स्पैन पर हम पायर्स खड़े करके उनके आगे हम फाटक लगा देते हैं, गेट्स लगा देते हैं और पायों को ऊपर उठाकर उस पर हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उस पर हम चाहे तो एक रोड बना सकते हैं जिससे हम उस पर आवागमन भी हो सकता है और मेंटेनेंस भी देखा जा सकता है रेगुलेटर का, जहाँ से फाटकों का संचालन किया जा सकता है, फाटकों को हम ऑपरेट भी कर सकते हैं और रेगुलेटर के आर पार जाने के लिए इस पर पुल का निर्माण भी किया जा सकता है। कैनल हेड रेगुलेटर की क्रेस्ट, पॉन्ड लेवल तथा नहर के एफएसएल, कैनल हेड रेगुलेटर की क्रेस्ट, पॉन्ड लेवल तथा कैनल के फुल सप्लाई लेवल को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। हेड रेगुलेटर के जो कार्य हैं देखिए क्या क्या हैं। नहर में पानी के प्रवेश पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मुख्य नियंत्रक के कार्य फर्स्ट पॉइंट है। यह नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है। फाटकों को समंजित करके आवश्यकतानुसार नहर में पानी बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो नहर में जो पानी का प्रवेश होता है उस पर ये कंट्रोल रखता है, गेट्स को एडजस्ट करके मैनेज करके आवश्यकता अनुसार पानी इसमें हम घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। नदी में बाढ़ के समय नहर में इसकी धारिता से अधिक पानी जाने से रोकता है।
नदी में जो बाढ़ आ जाती है उसके समय नहर में इसकी कैपेसिटी से अधिक पानी जाने से हम रोकता है। बाढ़ के समय ज़्यादा पानी नहर की कैपेसिटी जाने से ये रोकता है रेगुलेटर। नियंत्रक पर लगे फाटकों को गिराकर नहर की फुल सप्लाई बंद की जाती है। फाटकों को गिराकर जो है फुल सप्लाई भी बंद कर सकते हैं। नहर में सिल्ट के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है। जो सिल्ट का एंट्रेंस होता है उस पर भी ये कंट्रोल करता है। अत्यधिक सिल्ट अगर जमा हो जाती है उस कैनल में तो वो भी क्या करती है, नहर की धारिता को कम कर देती है, नहर की कैपेसिटी को कम कर देती है। इस पर गेज स्थापित करके नहर का डिस्चार्ज ज्ञात किया जाता है। इस पर हम गेज स्थापित करके नहर का हम डिस्चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं डियर जो रेगुलेटर के लिए आवश्यक हैं, कैनल हेड रेगुलेटर या डाइवर्जन हेड रेगुलेटर के लिए। फर्स्ट देखिए क्या है, यह सामान्यतः वियर के अक्ष के 90 से 110 डिग्री पर बनाया जाता है। जो हेड रेगुलेटर होता है वो वियर के 90 से 110 डिग्री पर बनाया जाता है। हेड रेगुलेटर का शिखर जो होता है वो मेन वियर के शिखर अथवा शटरों के तल से आवश्यक रूप से 1 मीटर नीचा रखा जाता है। जो हेड रेगुलेटर का जो शिखर होता है वो मेन वियर के शिखर और शटरों के तल से आवश्यक रूप से नीचा रखा जाता है ताकि जो नदी का पानी होता है वो नहर में प्रवेश कर सके डियर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचा बनाया जाता है मेन वियर्स के लेवल में, उसके शटरों के लेवल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नियंत्रक के जो स्पैन है पार्टों की चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए। जो हमारे रेगुलेटर है उसके जो स्पैन है उनकी जो चौड़ाई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि नहर अपना फुल डिस्चार्ज प्राप्त कर सके। रेगुलेटर का जो डिज़ाइन है वो हाइड्रोलिक्स के सिद्धांतों पर किया जाता है। सामान्यतः ये चौड़े शिखर वाला ब्रॉडकास्टर वियर होता है। ये भी है जो इनके डिज़ाइन होते हैं वो हाइड्रोलिक्स के प्रिंसिपल थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं और ब्रॉडकास्टर वियर जनरल सामान्यतः यह होता है। और रेगुलेटर की चौड़ाई आपने जान ही लिया पर्याप्त होनी चाहिए ताकि ये नहर अपना जो है फुल डिस्चार्ज प्राप्त कर सके। पानी पर नियंत्रण फाटकों द्वारा किया जाता है। जो पानी पर कंट्रोल है वो गेट्स द्वारा किया जाता है। ये फाटक 6 से 10 मीटर के स्पैन पर लगाए जाते हैं। ये गेट्स है डियर वो 6 से 10 मीटर तक के स्पैन पर लगाए जाते हैं। तो ये था नेक्स्ट है डियर, नदी की सिल्ट को नहर में जाने से रोकने के लिए कैनल हेड रेगुलेटर का शिखर जो होता है वो अंडर स्लूइसेस के शिखर से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिल्ट को रोकने की बात हो रही है, तो नहर का जो हेड रेगुलेटर का शिखर है वो अंडर स्लूइसेस के शिखर से कम 0.90 मीटर ऊंचा रखना चाहिए। तो हम अंडर स्लूइसेस के शिखर से इसको ऊंचा रखते हैं। यदि नियंत्रक के आगे सिल्ट अवरोधक, यदि रेगुलेटर के आगे सिल्ट एक्सक्लूडर बनाए जाते हैं तो यह अंतर 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाढ़ के समय नदी का पानी नियंत्रक के फाटकों के ऊपर से होकर नहर में नहीं घुसना चाहिए। फ्लड की कंडीशन में जो पानी होता है वो रेगुलेटर के फाटकों के ऊपर से नहीं बहना चाहिए। इसके लिए रेगुलेटर के आगे पॉन्ड लेवल से उच्च बाढ़ तल HFL तक ऊंची कंक्रीट की एक सम्मुख धारक दीवार ब्रेस्ट वॉल बनाई जाती है ताकि यह दीवार नियंत्रक के पायों पर आधारित होती है। तो डियर इसके लिए नियंत्रक के आगे पॉन्ड लेवल से उच्च बाढ़ तल HFL तक ऊंची कंक्रीट की सम्मुख धारक दीवार ब्रेस्ट वॉल बनाई जाती है। यह दीवार नियंत्रक के पायों पिलर्स पर आधारित होती है। नेक्स्ट डियर हम बात करते हैं फिश लैडर पे, मछली सीढ़ी की बात करते हैं।
अत्यधिक ठंड पर मछलियाँ नदी के ऊपरी भागों से नीचे गर्म क्षेत्रों में आ जाती हैं। होता क्या है भैया कि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मछलियाँ क्या होती हैं, नदी के ऊपरी सरफेस से नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है ऊपर से और अधिक रहता है ठंडियों में। और वर्षा ऋतु में बारिश के दिनों में पुनः साफ पानी की तलाश में ऊपरी क्षेत्रों को जाने लगती हैं। परंतु मछलियाँ नदी में स्वतंत्रपूर्वक प्रगमन यानी चलने पर वियर की दीवार, जो वियर की वॉल होती है, एक बड़ी बाधा बन जाती है उनके चलने में। वियर की जो वॉल होती है, पानी के तेज प्रवाह से मछलियाँ वियर के अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में तो आ जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रवाह रहता है पानी का, तो जिधर को पानी बहता है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, उधर तो मछलियाँ आसानी से चली जाती हैं। लेकिन परंतु वियर के अत्यधिक ढाल के कारण ये नदी में डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में नहीं चढ़ पाती हैं, तो इनके लिए भी कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। इसके कारण नदी के अप स्ट्रीम में मछलियों की कमी भी हो जाती है, अप स्ट्रीम में मछलियाँ कम हो जाती हैं, जबकि डाउन स्ट्रीम में इनकी अधिकता हो जाती है। अतः मछलियों को वियर के डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाने से रोकने के लिए फिश लैडर का निर्माण किया जाता है। रियर फिश लैडर का निर्माण किया जाता है और मछलियाँ पानी की 3 से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति रहने पर भी भोजन की तलाश में प्रवाह के विपरीत बहने की क्षमता रखती है, बहने की प्रवृत्ति रखती है। तो दिया गया मछलियाँ जो होती हैं उनकी 3 से 3.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बहने की कैपेसिटी रखती हैं। इससे मछली सीढ़ी के लिए वियर के अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में, और जब हम ये मछली सीढ़ी बना देते हैं तो अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में फर्शों को मिलती हुई एक रैंप बनाई जाती है, जिसके अंदर अनेक गतिरोधक दीवारें, बैफल वॉल्स खड़ी की जाती है। इन दीवारों के सिरों पर असममुखी स्टैगर्ड छिद्र रहते हैं और इन दीवारों के सिरों पर छिद्र भी रहते हैं, जिससे पानी घूमकर नदी के अनुप्रवाह में जाता रहता है। पानी घूमकर डाउन स्ट्रीम में भी जाता रहता है। क्योंकि ढलुआ नाली में अवरोधकों के कारण पानी की गति बहुत कम हो जाती है, अतः मछलियों को अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह में जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो अवरोधों के कारण की पानी की गति जो है वो कम हो जाती है। जो फिश लैडर होता है, मछली सीढ़ी तो विभाजित दीवार से सटी हुई मेन वियर की ओर बनाई जाती है। जो फिश लैडर होती है डिवाइड वॉल से सटी हुई मेन वियर की ओर बनाई जाती है, क्योंकि नदी के इस भाग में पानी बराबर उपलब्ध रहता है। लॉग शूट की बात करें डियर, ये भी एक कंपोनेंट है, पार्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और यातायात के अन्य साधनों के उपलब्ध न होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें यातायात के साधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, सड़क और अन्य यातायात के अन्य साधन। ऊपरी जंगलों से काटी गई लकड़ियों के लट्ठे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ियाँ अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहाँ लकड़ी के लट्ठे नदियों में छोड़ जाते हैं, जो क्या करते हैं डियर, जो नदी में नीचे, जो बहकर नीचे मैदानों में आ जाते हैं, ये बहकर नीचे मैदानों में आ जाते हैं। परिवहन की यह पद्धति सबसे सरल और सस्ती पड़ती है, परंतु वियर इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। अतः लकड़ी के लट्ठों को वियर के अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में ले जाने के लिए वियर के किनारे पर अथवा मछली सीढ़ी से सटी हुई एक रैंप बनाई जाती है, जो वियर के शिखर को अनुप्रवाह फर्श से जोड़ती है। जो हमारा वियर का शिखर है, ये रैंप क्या करती है, उसको डाउन स्ट्रीम से कनेक्ट करती है।
इस नाली से लट्ठे बहते हुए वियर से नीचे आ जाते हैं। इस नाली के माध्यम से लट्ठे जो है वो बहते हुए नीचे आ जाते हैं। वियर के डाउन स्ट्रीम में पानी की पर्याप्त गहराई रहनी चाहिए। वियर का जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे पानी की पर्याप्त गहराई रहनी चाहिए ताकि लट्ठे फर्श से ना टकराएं। पानी की डेप्थ ज़्यादा होनी पर्याप्त गहराई रहनी चाहिए ताकि वो लकड़ी के लट्ठे जो है वो फर्श से न टकराएं। बहते हुए लट्ठों को मेन हेड रेगुलेटर की ओर जाने से रोकना चाहिए। और ये जो बहते हुए लट्ठे होते हैं इनको मेन हेड रेगुलेटर की ओर जाने से रोकना चाहिए, अन्यथा ये नहर के डिस्चार्ज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या नियंत्रण के फाटकों में आकर अटक जाते हैं। यहाँ पे ये आप जो है लॉक शूट इसी को बोलते हैं। फिश लैडर से सटी हुई रैंप बनाई जाती है और शिखर से डाउन स्ट्रीम को कनेक्ट करती है ये रैंप, और इस नाली में जो है बहते हुए लट्ठे लकड़ी के डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। तो इसी को डियर लॉक शूट बोलते हैं। नेक्स्ट है डियर लॉक चैनल। तो लॉक चैनल की अगर बात करें तो जब नदी यहाँ से देखेंगे ये है लॉक चैनल। जब नदी तथा नहर के जल तलों में पर्याप्त अंतर होता है, रिवर और कैनल के जल तलों में पर्याप्त अंतर होता है, तो जल परिवहन नौकाएं वाटर ट्रांसपोर्ट शिप्स आदि को एक जल तल से दूसरे जल तक ले जाने के लिए लॉक चैनल बनाई जाती है। जब इनमें पर्याप्त डिफरेंस हो जाता है नदी के लेवल में, वाटर लेवल में, नहर के वाटर लेवल में, तो एक जल तल से दूसरे जल तल तक जाने के लिए जो हमारी जहाज पानी की जहाज होती है या वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके लिए जल पास चैनल लॉक चैनल बना दी जाती है। का निर्माण किया जाता है। ये एक छोटी चैनल होती है, ये एक छोटी चैनल होती है जो मेन हेड रेगुलेटर से कुछ ऊपर की तरफ बनाई जाती है। यह एक छोटी चैनल होती है जो नहर हेड रेगुलेटर से कुछ ऊपर की तरफ बनाई जाती है। डियर आपको बता दें एक छोटी चैनल होती है और ये मेन हेड रेगुलेटर से जो है कैनल हेड रेगुलेटर से कुछ ऊपर की तरफ बनाई जाती है और नदी को सीधे नहर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो चैनल होती है वो कुछ ऊपर की तरफ बनाई जाती है हेड रेगुलेटर के और नदी को सीधे नहर से जोड़ती है। ये नदी से नहर अथवा विपरीत दिशा में जल यातायात के लिए बनाई जाती है क्योंकि नहर मुख्य नियंत्रक नौका यातायात में बाधक होते हैं। जो कैनल हेड रेगुलेटर होते हैं वो यातायात में बाधक होते हैं, बाधक होते हैं। इसलिए चैनल में पानी के निस्सरण के लिए इसके अप स्ट्रीम पर फाटक लगाया जाता है। तो चैनल में पानी के कंट्रोल के लिए इसके अप स्ट्रीम पर फाटक लगा दिए जाते हैं। चैनल में पानी का तल गिराने तथा उठाने के लिए इसके भीतर 2 पाश फाटकों की व्यवस्था की जाती है, लॉक गेट्स की व्यवस्था की जाती है। पाश फाटकों को क्रमानुसार संचालन करके नौकाओं को नदी से नहर में उतारा जाता है अथवा नहर से नदी में ले जाया जाता है। तो ये जो लॉक गेट्स होते हैं इनको क्रमानुसार ऑपरेट करके हम नौकाओं को अपने नदी से नहर में या नहर से नदी में ले जा सकते हैं। जल परिवहन के अभाव में लॉक चैनल का निर्माण अब न्याय संगत नहीं समझा जाता। देखिए डियर, जल परिवहन के अभाव में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में अब जो है लॉक चैनल का निर्माण अब न्याय संगत नहीं समझा जाता, इसको लीगल नहीं समझा जाता। रोपड़ हेडवर्क्स
जो रोपड़ हेडवर्क्स जिसका निर्माण ईयर 1884 ईस्वी में हुआ था और जहाँ से सरहिंद नहर निकाली गई है पर बनी लॉक चैनल अब भी देखी जा सकती है। तो ये लॉक चैनल आपको डियर रोपड़ हेडवर्क जिसका निर्माण 1884 ईस्वी में हुआ था और ये सरहिंद नहर से निकाली गई है। यहाँ पे एक लॉक चैनल बनाई गई है जो आप अब भी देख सकते हैं। तो रोपड़ हेडवर्क्स पर ये आपको देखने को मिल जाएगा डियर। 1884 में बना था जिस रोपड़ हेडवर्क्स। अब डियर बात करते हैं सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस। सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस की बात करते हैं डियर। तो सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस की बात करें तो नदियों के बहते पानी में ये जो डिवाइसेस हैं ये सिल्ट को प्रिवेंट करती हैं, रोकने का काम करती हैं, इसीलिए इन्हें सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस बोलते हैं। देखिए इनके लिए कई सारे प्रोविज़न किए जाते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। नदियों के बहते पानी में जो बालू होती है, मृतिका होती है, क्ले होती है, सिल्ट होती है, के कण जो होते हैं निलंबित अवस्था में सस्पेंडेड कंडीशन में बड़ी अधिक मात्रा में होते हैं। ये सिल्ट पानी के साथ हेड रेगुलेटर से नहर में प्रवेश कर जाती है। ये सिल्ट जो होती है वो पानी के साथ हेड रेगुलेटर में प्रवेश कर जाती है। वर्षा काल में तो नहरों में सिल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है। बारिश के दिनों में सिल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। पानी में सिल्ट की थोड़ी मात्रा तो खेतों के लिए लाभप्रद होती है। सिल्ट की थोड़ी मात्रा तो खेतों के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि यह पौधों के लिए खाद का काम करती है। लेकिन अत्यधिक मात्रा होने पर यह नहर के पार्श्व साइड्स और तली पर एकत्रित होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नहर की धारिता कम हो जाती है। तो नहर का जो क्रॉस सेक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगता है, नहर की कैपेसिटी डिस्टर्ब होने लगती है। अतः नहरों में सिल्ट के प्रवेश को रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं ये उपाय सामान्यतः नहर मुख्य नियंत्रक चैनल हेड रेगुलेटर पर अथवा नहर के ऊपरी भाग में अपर साइड में नहर के किए जाते हैं, या तो नहर के ऊपरी भाग में या फिर कैनल हेड रेगुलेटर पर। वैसे कैनल हेड रेगुलेटर पर करने से काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि सिल्ट का प्रवेश तथा दुष्प्रभाव नहर के शीर्ष पर अधिक होता है। जो सिल्ट का एंट्रेंस है वो नहर के शीर्ष से ज़्यादा होता है, पर शुरू में पहले वहीं से एंटर करता है। इसका जो दुष्प्रभाव है वो भी नहर के शीर्ष में अधिक होता है। तो डियर सिल्ट को नहर में जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्टिल पॉन्ड द्वारा शांत जल ताल बनाकर। शांत जल ताल बनाने से होता क्या है कि जो सिल्ट होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। स्टिल पॉइंट बनाने से कैनल हेड रेगुलेटर की शिखर ऊंची रखकर, देखिए यहाँ पे स्टिल पॉइंट द्वारा कैनल हेड रेगुलेटर की शिखर क्रेस्ट ऊंची रखकर, है ना, अंडर स्लूइस की सिल नीची रखकर, कैनल रेगुलेटर की शिखर क्रेस्ट हम ऊंची रख दें, अंडर स्लूइस की सिल हम नीची रख दें। नियंत्रक के फाटकों के संचालन द्वारा, रेगुलेटर के गेट्स के ऑपरेशन द्वारा, संचालन द्वारा, बाढ़ के समय नहर बंद कर दिया जाए। सिल्ट अवरोधक तथा सिल्ट निष्कासक, जिन्हें हम सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं, तो सिल्ट अवरोधक तथा सिल्ट निष्कासक का निर्माण करके उपरोक्त उपायों का विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है। सिल्ट अवरोधक तथा सिल्ट एक्सक्लूडर के लिए अनुच्छेद 6.16 देखो।
पेज नंबर 166। तो पहला जो प्रिवेंशन है डियर, वो है स्टिल पॉन्ड द्वारा। तो पानी की गति कम कर देने पर फर्स्ट इसमें ये है डियर, पानी की गति कम कर देने पर जो सस्पेंडेड सिल्ट होती है कि भारी कण होते हैं, वो नीचे तली पर आकर बैठ जाते हैं और ऊपरी परतों का पानी निथर जाता है। समझ रहे हैं? तो ऊपरी परतों का जो पानी होता है वो निकल जाता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं, बड़े कण रहते हैं, तो नीचे बैठ जाते हैं स्टिल पॉन्ड बना देने से। इस आधार पर नहर रेगुलेटर के मुख पर एक शांत जल तल, जो कैनल का हेड होता है वहाँ पे एक शांत जल तल स्टिल पॉन्ड बना दिया जाता है, या पॉकेट जिसे आप बोल सकते हैं, बनाई जाती है। ये पॉकेट 3 ओर से घिरी रहती है और एक ओर विभाजक दीवार, दूसरी ओर नहर मुख का वियर और तीसरी ओर अंडर स्लूइसेस के फाटक। इस व्यवस्था से पॉकेट में आने पर नदी जल की गति बहुत धीमी पड़ जाती है और सिल्ट के कण वियर के फर्श पर बैठ जाते हैं और साफ पानी नहर में चला जाता है। पॉकेट में एकत्रित सिल्ट को समय समय पर अंडर स्लूइसेस के फाटक उठाकर नदी के डाउन स्ट्रीम में बहा दिया जाता है। नदी के डाउन स्ट्रीम में जब नहर की क्रस्ट से सिल्ट 0.5 मीटर नीचे तक भर जाए, जब नहर की क्रस्ट से सिल्ट 0.5 मीटर नीचे तक भर जाए तो अंडर स्लूइसेस के फाटक उठाकर सिल्ट को नदी के डाउन स्ट्रीम में निकाल देना चाहिए। तो इसको फिर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, 0.5 मीटर नीचे तक भर जाते हैं क्रस्ट से, नहर की क्रस्ट से 0.5 मीटर नीचे तक जब पानी सिल्ट भर जाता है, तो उसको उठाकर अंडर स्लूइस का फाटक उठाकर जो है सिल्ट को नदी के डाउन स्ट्रीम में निकाल देना चाहिए। सेकेंड दिया नहर नियंत्रक के शिखर को ऊंचा रखकर। नहर नियंत्रक का शिखर नदी तल से पर्याप्त ऊंचा रखा जाता है। इस व्यवस्था से ऊपरी परतों का साफ पानी नहर में घुस पाता है, तो इस तरह से नहर में सिल्ट को घुसने से रोका जाता है। अंडर स्लूइसेस की सिल नीची रखी जाती है। जो अंडर स्लूइसेस है डियर, उसकी जो सिल है उसको नीचे रखकर अंडर स्लूइसेस की सिल को नहर हेड रेगुलेटर की क्रस्ट से नीचा रखा जाता है। अंडर स्लूइसेस की सिल को नहर हेड रेगुलेटर की क्रस्ट से नीचा रखा जाता है, जिससे सिल्ट पानी इनकी ओर प्रवाहित हो जाता है। जिससे सिल्ट युक्त पानी इनकी ओर प्रवाहित हो जाता है। नियंत्रक के फाटकों के संचालन द्वारा, जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, पानी की ऊपरी परतों में सिल्ट के कण कम होते हैं, अतः नहर के शिखर पर आंशिक रूप से फाटक गिराकर पानी की ऊपरी परतों को ही नहर में जाने दिया जाता है। इस व्यवस्था में नहर के फाटक को 2 या 3 टियर्स में बांट दिया जाता है और सबसे नीचे का फाटक शिखर पर खड़ा करके ऊपरी परतों से पानी लेने की व्यवस्था कर दी जाती है। नेक्स्ट डियर, बाढ़ के समय नहर बंद कर देने से। बाढ़ के समय डियर अगर हम नहर बंद कर देते हैं तो बाढ़ के समय नदी के पानी का सिल्ट भार अधिक होता है
अतः इस समय मुख्य नियंत्रण के फाटक गिराकर नहर की सप्लाई बंद कर दी जाती है। इससे नहर में सिल्ट का प्रवेश रुक जाता है, जहां भारी डिस्चार्ज के कारण नहर क्षतिग्रस्त होने से बची रहती है। ठीक है, तो सिल्ट बाहर ज़्यादा होता है बाढ़ के समय नदी का, तो ये आपको ध्यान देना है डियर। तो जो है देखिए, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर पे आ जाते हैं। तो सिल्ट कंट्रोल वर्क्स में ये सब आते हैं दोनों डियर। सिल्ट कंट्रोल वर्क्स में कई दूर हैं जो ये भी आपको जानना है। सिल्ट को प्रभावकारी ढंग से हटाने के लिए निर्माण किए जाते हैं। सिल्ट एक्सक्लूडर, जिन्हें हम सिल्ट अवरोधक बोलते हैं। दूसरा है सिल्ट निष्कासक, सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। नहर में सिल्ट का प्रवेश रोकने के लिए अवरोधक तथा नहर में घुसी हुई सिल्ट को बाहर निकालने के लिए निष्कासक बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अवरोधक होते हैं, एक्सक्लूडर होते हैं, वो नहर में सिल्ट के प्रवेश को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, और जो इजेक्टर होते हैं, निष्कासक होते हैं, वो बाहर निकालने के लिए बनाए जाते हैं। तो दो हैं, एक नहर को उसमें सिल्ट को रोकने के लिए एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सक्लूडर, और सिल्ट को बाहर निकालने के लिए सिल्ट इजेक्टर बनाया जाता है, जमा घुसी हुई सिल्ट को बाहर निकालने के लिए। तो पहले आइए देखते हैं सिल्ट अवरोधक यानी सिल्ट एक्सक्लूडर को। नदी के पानी की निचली परतों को, जिसमें सामान्यतः अधिक सिल्ट होती है, नहर में जाने से रोकने के लिए नहर मुख्य आगे शांत जल पॉकेट क्षेत्र में नदी की तली पर, ध्यान दीजिएगा, नदी की तली पर अनेक सुरंगों का निर्माण किया जाता है। ये सुरंगें नहर मुख्य नियंत्रक कैनल हेड रेगुलेटर के समानांतर, ये जो टनल्स होती हैं डियर, ये देखिए यहाँ पे टनल्स बना के दिखाया गया है, ये कैनल हेड रेगुलेटर के समानांतर बनाई जाती हैं। स्टील पॉकेट में बनाया जाता है ये, और समानांतर बनाई जाती हैं कैनल हेड रेगुलेटर के। अतः आधा सलूसों के लंबवत बनाए जाते हैं, और ये अंडर सलूसों के परपेंडिकुलर बनाती हैं। सुरंगें आयताकार होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, तथा इनकी छत नहर नियंत्रक के क्रेस्ट पर डाली जाती है। इनकी जो छत होती है डियर, वो हेड रेगुलेटर के क्रेस्ट पर डाली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टनल स्लैब है, ये रेगुलेटर साइड है, रेगुलेटर की डिवाइड वॉल है, पॉकेट फ्लोर बनाया गया है, टनल्स है ना, ये टनल्स बनाई गई हैं। तो कैनल हेड रेगुलेटर की तरफ आता हुआ पानी, कैनल हेड रेगुलेटर की तरफ जो पानी आता है, वो सुरंगों की छत स्लैब के कारण, सुरंगों की छत स्लैब होती है के कारण दो परतों में बढ़ जाता है। ऊपरी परत एक, जो सामान्यतः कम सिल्ट वाली होती है, और नियंत्रण के शिखर के ऊपर से गुजरकर, रेगुलेटर के शिखर के ऊपर से गुजरकर नहर में चली जाती है, तथा निचली लेयर होती है, वो अधिक सिल्ट वाली परत होती है। तो वो क्या होता है डियर कि कम सिल्ट वाली परत तो ऊपर से प्रवेश करके चली जाती है अंदर, लेकिन अधिक सिल्ट वाली परत होती है वो सीधे सुरंगों में प्रवेश कर जाती है, जिससे अंडर स्लूइस के फाटक उठाकर
नदी के डाउन स्ट्रीम में निकाल दिया जाता है। तो उधर वो सुरंगों में प्रवेश कर गई और इधर इंडस्ट्रीज के फाटक हमने उठा दिए, तो पानी क्या हुआ कि वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में नदी के वो चला गया। जिन इंडस्ट्रियों के सामने सिल्ट अवरोधक बनाए जाते हैं, जिन भी इंडस्ट्रियों के सामने सिल्ट एक्सक्लूडर बनाए जाते हैं, उनके फाटक आंशिक रूप से उठा दिए जाते हैं ताकि सुरंगों का पानी नदी के अनुप्रवाह में निकलता रहे। निर्माण सिल्ट जो सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं डियर, उनका निर्माण अनुभव के आधार पर किया जाता है। सुरंगों को माप निर्धारित करने के लिए इनकी डिस्चार्ज कैपेसिटी नहर की कुल धारिता के 20% के लगभग रखी जाती है जो नहर निर्माण किया जाता है, तथा पानी की गति 2 मीटर से 4.5 मीटर प्रति सेकंड मान ली जाती है। जो पानी की स्पीड है डियर वो 2 से 4.5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। सुरंगें आयताकार होती हैं, टनल्स होते हैं और रेक्टेंगल होती हैं, और इनकी गहराई जो होती है वो 0.5 से 1.8 मीटर रखी जाती है। नहर नियंत्रण के सबसे निकट वाली सुरंग की लंबाई जो होती है, नहर के सबसे पास वाली सुरंग की जो लंबाई होती है वो नियंत्रण की लंबाई के बराबर, रेगुलेटर की लंबाई के बराबर या इससे अधिक रखी जा सकती है, तथा अन्य सुरंगें क्रमशः कम लंबाई की बनाई जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, जो रेगुलेटर के नियर पास वाली जो सुरंग होती है उसकी लंबाई रेगुलेटर की लंबाई के बराबर या इससे ज़्यादा रखी जा सकती है। सिल्ट इजेक्टर की अब बात करते हैं जी। तो सिल्ट इजेक्टर जो है, सिल्ट इजेक्टर, हाँ, जब नहर शीर्ष पर सिल्ट, देखिए ये है सिल्ट इजेक्टर, तो सिल्ट इजेक्टर का फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब नहर शीर्ष पर सिल्ट प्रवेश को संतोषजनक रूप से नहीं रोका जा सकता है, जब हम नहर शीर्ष पर सिल्ट के प्रवेश को संतोषजनक रूप से नहीं रोक पाते, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो पानी के साथ पर्याप्त सिल्ट नहर में घुस जाती है। इस सिल्ट को नहर के निचले भागों में जाने से रोकने के लिए आप क्या करते हैं कि इसको नहर के निचले भागों में जाने से रोकने के लिए नहर के ऊपरी भाग पर सिल्ट इजेक्टर का निर्माण किया जाता है। इस सिल्ट को नहर के निचले भागों में जाने से रोकने के लिए नहर के ऊपरी भाग पर जो होता है डियर वो सिल्ट इजेक्टर का निर्माण किया जाता है। सिल्ट इजेक्टर एक प्रकार से सिल्ट अवरोधक के पूरक के रूप में कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। इस व्यवस्था द्वारा सिल्ट युक्त पानी नहर से बाहर निकालकर इस व्यवस्था द्वारा सिल्ट युक्त पानी जो होता है वो नहर से बाहर निकालकर एस्केप चैनल द्वारा इस व्यवस्था द्वारा सिल्ट युक्त जो पानी होता है वो नहर से बाहर निकाल देते हैं, सिल्ट युक्त पानी होता है, और एस्केप चैनल द्वारा पुनः उसी नदी अथवा मार्ग में पड़ने वाले अन्य किसी नदी नाले में इसको हम डाल देते हैं और साफ पानी नहर में बहता हुआ आगे चला जाता है। निर्माण की बात करें अगर इसमें, तो नहर की तली को कुछ नीचा करके, नहर के बेड को कुछ नीचा करके इस पर कम ऊंचाई की 0.5 से 0.75 मीटर की कई छोटी छोटी सुरंगें बनाई जाती हैं, टनल्स बनाई जाती हैं। ये सुरंगें नहर प्रवाह के समानांतर रखी जाती हैं, जो कुछ आगे जाकर 90 डिग्री पर घूम कर नहर, पहले इस नहर के फ्लो को पैरेलल होंगी सुरंगें और कुछ आगे जाकर 90 डिग्री पर नहर के
खंड से बाहर निकल जाती हैं। सुरंगों के निकास सिरों को एक एस्केप चैनल से जोड़ दिया जाता है। सुरंगें बाहर निकल जाती हैं और उनको एक एस्केप चैनल से अतिवाही चैनल से जोड़ दिया जाता है, जिस पर फाटक गेट लगाया जाता है। सुरंगों में भंवर एडीज को रोकने के लिए उपयुक्त अंतराल पर वेन्स लगाए जाते हैं। तो एडीज को रोकने के लिए वेन भी लगाए जाते हैं इसमें, भंवर को रोकने के लिए। नियंत्रक गेट को उठा देने पर, रेगुलेटर गेट को उठा देने पर, नहर की निचली परतों का पानी जो होता है डियर, जिसमें अधिक सिल्ट होती है, वो सुरंगों से होता हुआ नहर से बाहर निकल जाता है और ऊपर का साफ पानी सुरंगों की छत के ऊपर से होता हुआ नहर में आगे बह जाता है, तो जो एस्केप चैनल होती है उसको एस्केप चैनल को पर्याप्त ढाल देनी चाहिए ताकि जो सिल्ट पानी होता है वो तेज़ी से बह सके और सिल्ट तली पर ना रुक पाए। नहर के ऊपरी भाग पर 300 से 500 मीटर के अंतराल पर ऐसे 2 या 3 सिल्ट इजेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो नहर के जो ऊपरी भाग होते हैं वहाँ पर डियर 300 से 500 मीटर के अंतराल पर, ध्यान दीजिएगा, 300 से 500 मीटर के अंतराल पर ऐसे 2 या 3 सिल्ट इजेक्टर बनाए जा सकते हैं। प्रथम सिल्ट निष्कासन नहर हेड से 300 मीटर नीचे बनाया जाता है। जो फर्स्ट सिल्ट इजेक्टर होता है वो डियर नहर के हेड से 300 मीटर नीचे बनाया जाता है। मीटर बिलो कैनल हेड। नहर के पानी से सिल्ट हटाने में, नहर के पानी से सिल्ट हटाने में नहर के पानी से सिल्ट हटाने में जो नहर के पानी से जो हम सिल्ट हटाते हैं उसमें सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सक्लूडर को सिल्ट इजेक्टर को सिल्ट एक्सक्लूडर की तुलना में अधिक उत्तम सिद्ध हुआ है, परंतु मूल्यवान पानी का एक बड़ा भाग अतिवाही एस्केप चैनल में छोड़े जाने से बेकार चला जाता है। तो जो हमारे वाटर है उसका एक मेजर पार्ट वो जो है एस्केप चैनल में पास कराने से बेकार चला जाता है। तो आपको बता दें डियर, सिल्ट एक्सक्लूडर से उत्तम जो है सिल्ट इजेक्टर सिद्ध हो गए हैं नहर के पानी से सिल्ट हटाने में। लेकिन एक पानी का मेजर पोर्शन जो है वो एस्केप चैनल में छोड़े जाने से बेकार चला जाता है। तो ये सब था डियर जो है क्या नाम है आपका जो है सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस। अब डियर बात करेंगे कि स्टडी ऑफ वियर्स एंड थ्योरीज ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड ऑन परमेबल सॉइल। वियर्स के डिज़ाइन की थ्योरी जो है परमेबल सॉइल पर, इसका डिज़ाइन अभिकल्पन के सिद्धांत क्या हैं इसके परमेबल सॉइल पर। तो ये डियर जो है हाइड्रोलिक संरचना जैसे बांध, वियर, बैराज, हेड रेगुलेटर इत्यादि का निर्माण इम्परवियस, जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं डियर जलीय संरचनाएं जैसे डैम, वियर, बैराज, हेड रेगुलेटर इत्यादि का निर्माण इम्परवियस ठोस चट्टानों और परवियस फाउंडेशन पर किया जाता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन है डियर वो इम्परवियस अपारगम्य ठोस चट्टानों अथवा
पारगम में नींव पर किया जाता है या फिर परवियस नींव पर किया जाता है। जब ये संरचनाएं पारगम में भूमि पर आधारित होती हैं, लेकिन और जब ये संरचनाएं परवियस सॉइल पर परवियस सब सॉइल पर आधारित होती हैं, तो इनकी नींव के नीचे से पानी का रिसन होने होता है। वियर की दीवार के कारण इसके अपस्ट्रीम में पानी एकत्रित रहता है, और जो वियर की दीवार होती है उसके अपस्ट्रीम में पानी हमेशा कलेक्ट रहता है। ये पानी वियर की नींव के साथ साथ रिश्ता हुआ होता है। क्या है कि वियर की नींव के साथ रिश्ता हुआ इसके अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ता है। यदि इस प्रकार इसमें पानी का ठीक ढंग से निकास नहीं होता तो इसका हेड नष्ट होता है। तो वियर संरचना पाइपिंग, तो हमारा जो वियर है वो पाइपिंग अथवा उत्थापन दाब अपने प्रेशर के कारण डैमेज हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इन सब के डिज़ाइन में बहुत ही हमें सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत ही केयर के साथ इनका जो है डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से इनकी डिज़ाइन की जाती है। सारी थ्योरीज़ को जब जिसके लिए जो थ्योरीज सुझाई गई हैं, बताई गई हैं, उन सबको प्रॉपर्ली फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। प्रॉपर्ली करना भी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।